सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु मंत्रा शिक्षा का ग्रंथ पे। तो हमने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट किया था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। कंप्लीट हमने जानकारी ली थी, D1 प्रोटीन्स के बारे में भी जाना था, किस तरह से उनका फोटो इनहिबिशन होने से रोका जा सकता है, ये भी हमने पढ़ा था। आज जो भी इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और लेक्चर के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आज आपके लिए कोई भी जो स्पेशल क्वेश्चन हमेशा लेक्चर के स्टार्ट में रहता है, वो स्पेशल क्वेश्चन आपसे आज नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। कल आपके लिए ज़रूर वो क्वेश्चन रहेगा और मे भी कल आपके लिए 2 क्वेश्चंस रहेंगे, एक की जगह 2 क्वेश्चंस रहेंगे, हो सकता है 3 भी हों। चलिए, ये डिपेंड करता है। अगर आपसे 1-2 दिन क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो किसी एक लेक्चर में आपसे 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए जाएंगे और हाँ, आपका प्रैक्टिस सेशन जो है वो अलग से रहेगा। चलिए, अब हमने क्लोरोफिल का तो जान लिया था कि काम क्या है क्लोरोफिल का और बाकी के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का। तो हम समझ गए थे कि इन सब का काम है सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, क्योंकि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। तो उस सोलर एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब कौन करेगा, ट्रैप कौन करेगा, वो करता है हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो हर एक पिगमेंट जो है वो विजिबल लाइट में से जो 400 से 700 नैनोमीटर तक का जो स्पेक्ट्रम रहता है उसको हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन कहते हैं, फ्रॉम 400 टू 700। और ये हमारा विजिबल रीजन रहता है, विजिबल लाइट इसको हम क्या कहते हैं, ओके, जिसे हम देख सकते हैं, ओके, विजिबल लाइट है, फाइन। अब इसमें से हर एक पिगमेंट जो है वो अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। हर एक पिगमेंट जो है वो अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। जिस भी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा पिगमेंट, वो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या समझ गए हम कि डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ पे विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। वो विजिबल लाइट जो है वहाँ से डिफरेंट वेवलेंथ्स को जो हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्लोरोफिल ए जो है वो एब्जॉर्ब करता है ब्लू वॉयलेट रीजन में लाइट को, ठीक है। क्लोरोफिल ए कहाँ एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, ब्लू वायलेट रीजन में। वहीं क्लोरोफिल बी जो है वो रेड ब्लू रीजन में, मेनली रेड रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब करता है। देखिए, पिगमेंट एंड एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा आप यहाँ देख पा रहे हैं। क्लोरोफिल ए के लिए 430 एंड 660 दो रीजन पे, 430 नैनोमीटर एंड 660 नैनोमीटर, दो जगह पे हमको क्या देखने को मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए में हमें 430 नैनोमीटर पे और 660 नैनोमीटर पे देखने को मिलता है। चलिए आइए फिर देखते हैं ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखिए आप, हालांकि यहाँ एक्शन भी साथ में दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया, नहीं, यहाँ नहीं दिखाया गया है। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, देखिए रिलेटिव एब्जॉर्प्शन है और यहाँ पे वेवलेंथ रखी गई है, ठीक है, 400, 500, 600 एंड 700। जैसा कि मैंने बताया कि 400 से 700 के बीच में जो रीजन रहता है वो हमारा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन होता है, उसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। और इतने में से ही जो है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती हैं लाइट को। तो ए के लिए देखिए 400 से आगे अप्रॉक्स कितना है, 430 पे एक है, आप देख पा रहे हैं। अप्रॉक्स देखिए ये 450 है तो ये 430 पे है, दिखाई दे रहा है ना, चलिए समझ गए। और दूसरा 660 के आसपास, देखिए ये 600 है, यहाँ 650 हो जाएगा और यहीं पे आपको करीब करीब क्या दिखाई देता है, देखिए ये क्लोरोफिल ए का जो है ये आपको यहाँ पे फिर से एक पीक नज़र आ रही है नज़र कि नहीं आ रही है, दिस इज क्लोरोफिल ए। और आपको 660 के करीब जो है एक और पीक नज़र आएगा। क्लोरोफिल बी के लिए 463 नैनोमीटर एंड 643 के आसपास हमको पीक नज़र आती है। चलिए कंफर्म करते हैं, ये है 400, ओके, पहला बोला 463 के, ओके, तो यहाँ पे तो हमारा 450 हो जाएगा। तो ये पीक देखिए 4 आगे ही आ रही है ना 450 से,
तो 450 से आगे ही अप्रॉक्सीमेटली 465-70 पे है ना, 460-70 पे हमको क्या मिल रहा है, क्लोरोफिल बी का एक पीक मिल रहा है। दूसरा पीक हमें मिल जाएगा कहाँ, 643 पे। अब देखिए ये है क्लोरोफिल बी, ये है 650 यहाँ पे होगा नैनोमीटर, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपको 643 पीछे ही, 650 से पीछे ही क्लोरोफिल बी का दूसरा पीक भी दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और आप जान गए क्लोरोफिल ए जो है कितना वेवलेंथ पे एब्जॉर्व करेगा लाइट को, ओके, और कितना पे बी एब्जॉर्व करेगा, फाइन। अब बात करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम की, कि एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। जो भी पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कितना जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो एक्शन स्पेक्ट्रम होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी गई, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी गई, 10 में से 5-6 लोगों ने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को समझा, मतलब सबका समझने का अलग अलग तरीका था। फिर एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम में सबने अपने अपने हिसाब से परफॉर्म किया। वैसे ही पहले लाइट सबने एब्जॉर्व कर ली, लाइट दी गई, लाइट का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब उस पर्टिकुलर लाइट के एब्जॉर्प्शन पे कितना जो है वो एक्शन होगा, कितना फोटोसिंथेसिस होगा, उसी को एक्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। देखिए, द एक्शन स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स द ओवरऑल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट ईच वेवलेंथ ऑफ लाइट। समझ गए आप कि हर एक वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, ठीक है, जितना भी वेवलेंथ को एब्जॉर्व किया है, जो भी लाइट का वेवलेंथ एब्जॉर्व हुआ है, उस वेवलेंथ पे कितना एक्शन होगा, कितना फोटोसिंथेटिक रेट रहेगा, वही कहलाता है एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एन एक्शन स्पेक्ट्रम डिफाइंस द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो स्पेक्ट्रम हमें बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, जो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ओके, इन अदर वर्ड्स इट इज़ द पार्ट ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम दैट डज द वर्क। और हम ये बोल सकते हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो लाइट स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा है जिसमें एक्चुअल में काम होता है, जो एक्चुअल में काम करता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सिर्फ वेवलेंथ को, कितने, कौन सी वेवलेंथ को, कितने नैनोमीटर की वेवलेंथ को कौन सी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्व कर लिया, वो तो हम समझ गए कि हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कितना उस पे काम किया गया, किस पे कितना काम हुआ, उसको हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। समझ गए या नहीं समझे, समझ गए या नहीं समझे। अब आपको पता है कि क्लोरोफिल ए का एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो कौन से रीजन में होता है, और क्लोरोफिल बी का जो है एक्शन स्पेक्ट्रम कौन से रीजन में होता है। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू में होती है या रेड में होती है, बताइए। ब्लू में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है या रेड में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। बहुत ही माइनर सा और बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं आपको पता होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मैम आपने ये क्वेश्चन पूछा है, प्लीज़ इसका जवाब हमें दे दीजिए। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारे पास एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम। फाइन, अब ये है एक एंजलमैन्स एक्सपेरिमेंट। अब एंजलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने हमको बताया था कि कहाँ कहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म से लाइट, रे ऑफ लाइट को पास किया, और आगे उन्होंने क्या रखा था, सेगमेंटेड, हमारे पास के फिलामेंटस एल्गा जो होता है स्पाइरोगाइरा, उसके साथ ही उन्होंने किसका यूज़ किया, उसके साथ ही उन्होंने यूज़ किया एरोबिक बैक्टीरिया का। ठीक है, अब इस एरोबिक बैक्टीरिया का यूज़ क्यों किया गया, देखिए, अब जहाँ भी सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा। फिर जहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा वहीं पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो है इकट्ठा हो जाएंगे। इससे क्लियर हो जाएगा कि किस रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो हो रहा है। तो ये है एंजलमैन्स एक्सपेरिमेंट।
क्लियर हो गया कि क्या क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे, है ना, कि एक रे ऑफ लाइट को प्रिज्म के थ्रू जो है वो गुजारा गया फिलामेंटस एल्गी पे, उसको इल्यूमिनेट किया गया जो कि स्पाइरोगाइरा है। फिर चेक किया गया कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, तो उन्होंने पाया कि ब्लू और रेड रीजन में जो है वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब ये बात उनको कैसे पता चली, ये बात उनको पता चली कैसे, क्योंकि उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया का यूज़ किया था। एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो बैक्टीरिया उस रीजन में इकट्ठा हो गए जहाँ जहाँ पे उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही थी। तो ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ मिल रही थी, जहाँ पे ब्लू वाला रीजन था और जहाँ पे रेड वाला रीजन था। ब्लू वेवलेंथ वाले रीजन में और रेड वेवलेंथ वाले रीजन में जो है वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा देखने को मिलती है। क्लियर? ओके, चलिए अब आती है हमारे पास फोटोसिंथेटिक यूनिट। एक फोटोसिंथेटिक यूनिट किसे कहा जाता है? देखिए, अगर हम कहें तो ये हाइपोथेटिकल एक लाइट हार्वेस्टिंग यूनिट है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेटिक यूनिट एक लाइट हार्वेस्टिंग यूनिट है फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन प्लांट्स में। ओके, अब इस फोटोसिंथेटिक यूनिट में डिपेंड करता है कौन सी स्पीसीज है। स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा कि कितने लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, और वो लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में वेरी करेंगे। वो वेरिएशन हमें 300 से 5000 तक का देखने को मिलेगा। किसी में हमें लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल जो हैं वो 300 मिलेंगे, किसी में हमें 5000 तक भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है फोटोसिंथेटिक यूनिट में हमेशा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है। क्लियर? तो एक फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या हो गया? लाइट को हार्वेस्ट करने वाला यूनिट जो फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। मेनली कहाँ होगा? ग्रीन प्लांट्स में। और कितने मॉलिक्यूल्स वहाँ पे होंगे जो लाइट को एब्जॉर्व कर रहे होंगे? 300 to 5000 हो सकता है। स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो रिएक्शन सेंटर पे एक्ट करेगा। जो हमारा मेन मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल, वो एक्ट करता है एज अ रिएक्शन सेंटर। देखिए, अमर्शन और अर्नोल्ड ने क्लोरेला पे काम किया। उन्होंने क्लोरेला सस्पेंशन बनाया। ठीक है, और उन्होंने यूज़ किया लाइट ऑफ सैचुरेटिंग इंटेंसिटी। ओके, उन्होंने इतना लाइट किया जो कि मतलब सैचुरेशन पॉइंट तक थी, सैचुरेशन इंटेंसिटी की उन्होंने लाइट को यूज़ किया। क्लोरेला सस्पेंशन उन्होंने लिया। ठीक है, उस पर उन्होंने लाइट्स को यूज़ किया। थोड़ी जो लाइट का जो उन्होंने लाइट उन्होंने दी सैचुरेशन इंटेंसिटी की, वो थोड़ी ड्यूरेशन के लिए दी। ओके, उन्होंने जो क्लोरोफिल के क्लोरेला सस्पेंशन में उन्होंने जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स यूज़ किए थे वो अप्रॉक्सीमेटली 25 और 2400, कहीं पे आपको 2400 मिलेगा, कहीं आपको 2500 मिलेगा, लेकिन 2400 से 2500 तक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उन्होंने सस्पेंशन में यूज़ किए थे। और उससे हमको क्या देखने को मिला, क्या उनको समझ आया? इन मॉलिक्यूल्स को उन्होंने यूज़ किया और उनको ये समझ में आया कि एक मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का रिलीज होता है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का रिलीज होता है वो तब होता है जब 8 फोटोन ऑफ लाइट जो हैं वो एब्जॉर्व किए जाते हैं। 2400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स उन्होंने लिए थे। फिर उन्होंने ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी देखा कि कितना हो रहा है। फिर दोनों चीज़ों को मिला के कि इतने क्लोरोफिल हमने यूज़ किए, इतना क्लोरोफिल जो है वो इतना ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व हो रहा है। फिर सब मिला के उन्होंने ये सजेस्ट किया, पूरा कैलकुलेशन किया कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के रिलीज के लिए कम से कम 8 फोटोन्स ऑफ लाइट जो हैं वो एब्जॉर्व किए जाते हैं। देखिए, दे यूज्ड अबाउट 2400 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल इन द सस्पेंशन and thus suggested that one molecule of oxygen is released after absorption of about 8 photons of light for about 2400 chlorophyll molecules। ठीक है, 2400 मॉलिक्यूल्स के लिए उन्होंने अपना कैलकुलेशन किया था। तो उन्होंने देखा था कि 2400 मॉलिक्यूल्स हमने क्लोरोफिल के लिए हैं, कितने ऑक्सीजन इवॉल्व हुए हैं, उस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन बिठा दी कि
एक ऑक्सीजन के इवोल्यूशन के लिए 8 फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सो अकॉर्डिंग टू देम जो 2400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो एक फोटोसिंथेटिक यूनिट की तरह काम करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पर 8 फोटोन एब्जॉर्ब। तो उनके अकॉर्डिंग देखिए, हमने कहा कि जो फोटोसिंथेटिक यूनिट है उसमें हमको लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल का नंबर जो है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। 300 से 5000 तक हमको देखने को मिलेगा। वहीं जो एमर्सन इन एर्नोल ने क्लोरेला का सस्पेंशन बनाया, उन्होंने क्लोरेला एल्गा का यूज़ किया, उसमें उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 24 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो थे वो ऐड करे थे। तो 24 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पे उन्होंने ओवरऑल क्या पाया कि ये मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन का इवोल्यूशन करेंगे जब 8 फोटोन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होंगे। तो पर 8 फोटोन एब्जॉर्ब्ड एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इवोल्यूशन होता है। तो देखिए, ये है फोटॉन्स आ रहे हैं हमारे पास, ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी का, जिसमें पहले बाहर होते हैं एंटीना मॉलिक्यूल, और यह है मेन आपका रिएक्शन सेंटर जहां आपका मेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रहेगा जो फर्दर आगे इलेक्ट्रॉन्स को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को भेजता है। ठीक है, तो ये है आपका रिएक्शन सेंटर मेनली फॉर्म बाय क्लोरोफिल, ओके, एंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और बाकी सब क्या है बताइए? ये आपके एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स इनको बोल दिया जाता है, जहाँ से ये एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स भी एनर्जी को लेके मेन रिएक्शन सेंटर पे ही भेज देते हैं। पर कितने फोटॉन्स होंगे यूज? 8 फोटोन यूज होंगे एक ऑक्सीजन के इवोल्यूशन के लिए। तो फोटोसिंथेटिक यूनिट आप समझ के, फोटोसिंथेटिक यूनिट जो है उसमें कुछ नहीं होता है, लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और आगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपना रोल प्ले करेंगे। क्लियर? ओके। अब हिल रिएक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि हिल रिएक्शन जो है वो क्या होता है। देखिए, हिल रिएक्शन लाइट ड्रिवन ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम वाटर टू अ हिल रिएजेंट। ध्यान दीजिए कि हिल रिएक्शन में क्या हुआ। ओके, हिल रिएक्शन में क्या हुआ, इसमें लाइट की जरूरत है। लाइट रिएक्शन है हिल रिएक्शन। लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर होंगे, कहाँ से? वाटर से ट्रांसफर होंगे किसी हिल रिएजेंट को, और वो हिल रिएजेंट जो होगा वो एक नॉन फिजियोलॉजिकल ऑक्सीडेंट होगा। क्या होगा? नॉन फिजियोलॉजिकल ऑक्सीडेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करें कि हिल रिएक्शन एग्जैक्टली है क्या, क्या हमें ये बताने की कोशिश करता है हिल रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा हिल रिएक्शन के बारे में कभी ना कभी। ठीक है, it states that oxygen produced from oxidation of water during photosynthesis occurs separately from the process that fixes carbon dioxide into sugar। तो हिल रिएक्शन का मानना है कि जो दोनों रिएक्शंस हैं हमारी, जो हमारा रिडक्शन वाला रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा शुगर्स में, और वाटर का जो है वो क्या हो रहा है, वाटर से जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगी। ये दोनों ही जो रिएक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंटली हो सकती हैं, ये सेपरेटली होती हैं। यही हिल रिएक्शन बताता है। हिल रिएक्शन स्टेट करता है कि ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुई ऑक्सीडेशन के दौरान, वाटर का जो ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, उस दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, ठीक, तब वो रिएक्शन अलग हो सकता है किससे? जो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन का रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप पूरा फोटोसिंथेटिक यूनिट का रिएक्शन याद करिए, क्या होता है पूरा का पूरा फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, फिर क्या फॉर्म होता है? ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनता है। लेकिन यही मानना है कि जो वाटर से ऑक्सीजन इवोल्यूशन हुआ वो अलग हो सकता है, वो रिएक्शन सेपरेटली परफॉर्म हो सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है वो अलग से हो सकता है। ये मेन बात है जो हिल रिएक्शन बताना चाहता है। फाइन और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? समझ आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब ये बात को किसने बताया था? ठीक है,
ये बात को बताया था रॉबर्ट हिल ने 1937 में। उन्होंने ये पाया कि अगर एक क्लोरोप्लास्ट को हम मतलब एक प्लांट सेल से हम क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट कर सकते हैं, तो वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। कब? जब उसको हम लाइट से इल्यूमिनेट करेंगे और वहाँ पे कोई सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी रहेगा, जैसे कि फेरिक ऑक्सलेट या फेरिसाइनाइड। ठीक है, अगर आप अपनी फॉस्फोराइलेशन और नॉन फॉस्फोराइलेशन फोटोसिस्टम 1 और 2 के बारे में जानते हैं, फॉस्फोराइलेशन और नॉन फॉस्फोराइलेशन के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इट्स ऑल राइट, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। पर उसमें भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो हैं वो होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। फाइन। तो रॉबर्ट हिल ने 1937 में ये पाया कि आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है जब उसको लाइट से इल्यूमिनेट किया जाए। लेकिन खास बात ये भी है कि वहाँ पे किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का होना भी ज़रूरी होता है। उन्होंने दरअसल पूरा क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट नहीं किया था, उन्होंने एक्चुअल में आइसोलेट किया था थाइलकोइड मेम्ब्रेन को, जिसमें लाइट रिएक्शंस चलती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए कोई भी एंजाइम्स नहीं होते हैं। याद रखिएगा, थाइलकोइड मेम्ब्रेन में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के एंजाइम्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने थाइलकोइड मेम्ब्रेन्स को ले लिया जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन तो हो नहीं सकता है। उसके साथ ही जो नॉन फिजियोलॉजिकल ऑक्सीडेंट था वो लिया उन्होंने 2,6 डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल, 2,6 डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल। ओके, इस तरह से आप याद रखेंगे इसको, और उसको कॉमनली हिल रिएजेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है एक एक बात कि हिल रिएक्शन क्या बताना चाहता है। वो बताना चाहता है कि ऑक्सीडेशन, जो वाटर से ऑक्सीजन फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के बाद जो ग्लूकोज बनेगा, वो दोनों रिएक्शन सेपरेटली हो सकती हैं। बताया रॉबर्ट हिल ने 1937 में उन्होंने आइसोलेट किया थाइलकोइड मेम्ब्रेन को, जिसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के कोई भी एंजाइम्स नहीं थे, और नॉन फिजियोलॉजिकल ऑक्सीडेंट के तौर पे उन्होंने ले लिया 2,6 डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल को, जो एक हिल रिएजेंट हमें पता है। तो अब ये रिएजेंट जो है वो ब्लू होता है ऑक्सीडाइज फॉर्म में, और रिड्यूस फॉर्म में ये कलरलेस होता है। ठीक है, बाद में हमको ये पता चला कि जो NAD पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है क्लोरोप्लास्ट में, और एक्चुअल जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है वो कौन काम करता है? NADP पॉजिटिव काम करता है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन केल्विन साइकिल। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। एक तो हिल रिएक्शन का क्या मतलब है, दूसरा किसने दिया, क्या किया, ठीक है, कौन सा उन्होंने फिजियोलॉजिकल ऑक्सीडेंट लिया, ठीक, कौन सा फिजियोलॉजिकल ऑक्सीडेंट उन्होंने लिया, क्लियर है। और जो हमारे पास नेचुरल क्लोरोप्लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो NADP पॉजिटिव हमारे पास होता है। तो देखिए ये है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखिए 2NADP पॉजिटिव है, लाइट है, और ये लाइट रिएक्शन है जो आपको देखने को मिलेगी। फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन जो होती है वो हिल रिएक्शन ही है एग्जैक्टली। ठीक है, जहाँ पे 2NADPH तो बनेगा, पर साथ में आपको ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए अब पिगमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझते हैं, पर सबसे पहले जानते हैं कि ये पिगमेंट सिस्टम की बात जो है वो कहाँ से आई थी, कैसे पता चला था पिगमेंट सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम कैसे अश्योर हुए कि पिगमेंट सिस्टम जो है वो क्या होता है, और कैसे हमने इसको समझने की कोशिश की थी। ठीक है, अब बात आती है यहाँ इमर्शन एक्सपेरिमेंट की। इमर्शन, अब याद रखेंगे एंजलमैन ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, इमर्शन ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, छोटी छोटी नॉलेज होती है। इमर्शन ने क्लोरेला पायरोनोइडोसा पे अपना एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने इस पर्टिकुलर एल्गा पे
एक्शन स्पेक्ट्रम को समझने की कोशिश की। उन्होंने समझने की कोशिश की जो विजिबल रीजन है उसमें एक्शन स्पेक्ट्रम कैसे रहता है और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन जो है वो कैसे होता है। ठीक है, उन्होंने मोर अप्रोप्रिएटली कहूँ तो ही एग्जामिन द एक्शन स्पेक्ट्रम इन द विजिबल रीजन फॉर ऑक्सीजन इवोल्यूशन। तो एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो जब भी होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, तो उसके साथ ही हमको ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। तो इमर्सन ने एक्सपेरिमेंट किया क्लोरेला पायरोनोइडोसा पे और ऑक्सीजन के इवोल्यूशन के बारे में उन्होंने हमको बताया। उन्होंने ये पाया, क्या पाया उन्होंने, कि एकदम से शार्प डिक्लाइन होता है क्वांटम यील्ड में, और ये क्वांटम यील्ड में जो डिक्लाइन होगा ये रेड रीजन, फार रेड रीजन पे होता है। ठीक है, ये उन्होंने पाया। एमर्सन ने पाया कि फार रेड रीजन पे जो है, जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस हो रही है, रेड रीजन में तो अच्छी फोटोसिंथेसिस होगी, फार रेड रीजन में जो है 680 नैनोमीटर से ज़्यादा वाला आप रीजन ले लीजिए, वहाँ पे जो है 680 नैनोमीटर के करीब करीब उससे ज़्यादा वाला जो रीजन है वहाँ पे एकदम से क्वांटम यील्ड डिक्रीज हो गई। क्वांटम यील्ड क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड पर फोटोन। ओके, कितने, हर एक फोटोन के लिए कितना पर फोटोन ऑब्जर्व्ड, ओके, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं एक फोटोन की एब्जॉर्प्शन पे। ठीक है, ये हम बोलते हैं क्वांटम यील्ड। तो वो एकदम से फार रेड रीजन पे डिक्लाइन हो जाती है और इसको हम कहते हैं रेड ड्रॉप फिनोमिनन। बट उन्होंने ये पाया एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में कि जब हम दो बीम्स देंगे लाइट की, एक होगी रेड की और एक होगी फार रेड वेवलेंथ की, मतलब रेड की रहेगी 6 नैनोमीटर से कम या अप्रॉक्स 680 नैनोमीटर से कम रहेगा रेड बीम लाइट, रेड बीम ऑफ लाइट, या 680 नैनोमीटर के आसपास रहेगा, और दूसरा रहेगा फार रेड वेवलेंथ जो कि 6 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। तो उन्होंने ऐसा भी किया, उन्होंने इल्यूमिनेशन दिया दो तरह की लाइट्स का एल्गा को, और वो भी साइमल्टेनियसली। तो उन्होंने पाया कि जब हम इस तरह से इल्यूमिनेट कर रहे हैं, मतलब साइमल्टेनियसली हम इल्यूमिनेट कर रहे हैं, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, 2 से 3 टाइम ज़्यादा हो रहा है। मतलब अगर हम सिर्फ सिंगल बीम ऑफ एक, या तो हम 680 नैनोमीटर का ही लाइट दे रहे हैं, या से मतलब एक ही बीम ऑफ लाइट को हम इल्यूमिनेट कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो कम है। जबकि अगर हम दोनों को साइमल्टेनियसली देंगे तो फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो इसको कहा गया इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट, जिसमें 2 बीम्स ऑफ लाइट दी गई, एक जो है वो रेड वेवलेंथ की, एक है जो फार रेड वेवलेंथ की, जिससे ये पता चला कि अगर ऐसे हम रेड और फार रेड देंगे साइमल्टेनियसली तो ज़्यादा जो है वो क्या होगा, ज़्यादा हमको फोटोसिंथेसिस का रेट देखने को मिलेगा। इसी इंक्रीज को इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट कह दिया, और इसी बात ने ये सजेस्ट किया कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं 2 फोटो सिस्टम होंगे, जिनमें से एक 680 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ का होगा और दूसरा या तो 680 नैनोमीटर होगा या फिर उससे कम वेवलेंथ का होगा। तो इमर्शन का जो एक्सपेरिमेंट हुआ किस पे, इमर्शन का जो एक्सपेरिमेंट हुआ क्लोरेला पे, उससे हमको समझ आया कि क्या होता है, कैसे 2 फोटो सिस्टम जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो इमर्शन, ये बातें ध्यान में रखनी है कि किससे हमें पता चला कि 2 फोटो सिस्टम जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट से, जिसके लिए उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो परफॉर्म किए थे। तो चलिए अब बात करते हैं अपने पिगमेंट सिस्टम्स के बारे में। पिगमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, पिगमेंट सिस्टम जो हैं वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का ग्रुप होगा। पिगमेंट सिस्टम क्या होगा, जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनका एक ग्रुप होगा जो हमें प्लांट की क्लोरोप्लास्ट में दिखाई देता है। पिगमेंट सिस्टम में हमको पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे प्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म में। ओके सॉरी, ओके
सो पिगमेंट सिस्टम में क्या है, ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट ऑफ अ प्लांट। दो टाइप की पिगमेंट सिस्टम होते हैं हमारे पास, मतलब जो पिगमेंट सिस्टम होते हैं उनमें हमें क्या मिलता है, दिस कंटेन टू टाइप्स ऑफ पार्ट। फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर जो हमारे पास पिगमेंट सिस्टम होता है, उन पिगमेंट सिस्टम में हमें दो टाइप के पार्ट्स देखने को मिलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर एंड एंटीना कॉम्प्लेक्स और हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखिए फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर पे क्या होगा, हमारे पास FES टाइप रिएक्शन सेंटर होगा टाइप 1 में, फोटो सिस्टम 1 बोल लीजिए, फोटो सिस्टम 1 में हमें FES टाइप रिएक्शन सेंटर देखने को मिलेगा। वहीं फोटो सिस्टम 2 में हमें थियोफाइटन क्यूनोन टाइप रिएक्शन सेंटर देखने को मिलेगा। याद रख लीजिए, भूलिए नहीं, हमें टाइप 1 में या फोटो सिस्टम 1 में कैसा रिएक्शन सेंटर देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा आयरन सल्फाइड FES टाइप ऑफ रिएक्शन सेंटर। ओके, और वहीं हमको टाइप 2 रिएक्शन सेंटर, मतलब हमारा जो टाइप 2 फोटो सिस्टम है उसमें हमको थियोफाइटन क्यूनोन टाइप रिएक्शन सेंटर देखने को मिलेगा। आपको पिगमेंट सिस्टम में क्या देखने को मिलता है, एक रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। फोटो सिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर कैसा रहेगा, फोटो सिस्टम 2 में रिएक्शन सेंटर कैसा रहेगा, ये आपको पता चल गया है। एंटीना कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है, एंटीना कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स और जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये एब्जॉर्व करता है लाइट को, कहाँ से, सन से, और इसको ट्रांसफर कर देगा जो सेंट्रल कोर है, सेंट्रल कोर है जो हमारा रिएक्शन सेंटर है वहाँ पे। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो अब एब्जॉर्व करेगा लाइट को। हालांकि फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर वहाँ पे भी लाइट जो है वो एब्जॉर्व होती है, डेफिनेटली लाइट जो है वो एब्जॉर्व होती है वहाँ पे भी, लेकिन वो उतनी सफिशिएंट नहीं होती। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी लाइट को एब्जॉर्व करता है और उसको ट्रांसफर कर देता है सेंट्रल कोर में, मतलब रिएक्शन सेंटर में, एक रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस द्वारा। एंटीना जो है सेंट्रल कोर में अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे बाय द प्रोसेस कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। तो ये जो एंटीना है इसमें बहुत सारे केराटिनोइड्स होते हैं और ज़ेंथोफिल्स होते हैं, लेकिन हमें हेलियोबैक्टीरिया में जो एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है इसमें हमको नहीं देखने को मिलता। क्या नहीं देखने को मिलता इसमें हमें एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है वो देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है आपको ये बात, कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हर बात बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ओके मैम, ठीक है, हम समझ गए इतना। चलिए आगे बात करते हैं हम। बात आती है फोटो सिस्टम 1 पे कि फोटो सिस्टम 1 क्या होता है। देखिए अभी हमने जान लिया कि मेन जो है पिगमेंट सिस्टम होंगे, तो फोटो सिस्टम बोल लीजिए या पिगमेंट सिस्टम बोल लीजिए, ठीक है। फोटो सिस्टम में या पिगमेंट सिस्टम में देखिए क्या होगा, ये एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। कैसी होंगी, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगी जो यूज करेंगी लाइट एनर्जी को, ताकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस उसको कैटालाइज किया जा सके। कहाँ से कहाँ, प्लास्टोसाइनिन से फेरोडॉक्सिन को, प्लास्टोसाइनिन से फेरोडॉक्सिन को। फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। फोटो सिस्टम 1 एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो लाइट एनर्जी को यूज करेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसफर कर सके, लेकिन कहाँ से कहाँ, प्लास्टोसाइनिन से फेरोडॉक्सिन। कहाँ से कहाँ, प्लास्टोसाइनिन से फेरोडॉक्सिन को जो है वो ट्रांसफर कर सके, ठीक है। ये हमें फोटो सिस्टम 1 में देखने को मिलेगा, प्लास्टोसाइनिन टू फेरोडॉक्सिन, इस तरह से हमको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो है फोटो सिस्टम 1 इट इज ड्रिवन बाय द लाइट।
जो लाइट होती है, जो ये लाइट एब्जॉर्व करता है वो होती है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का। फोटो सिस्टम 1 कैन बी ड्रिवन बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। ठीक है, इसका जो क्लोरोफिल होगा, कोर एटम होगा, ठीक है, वो उसको हम बोलेंगे PS1, उसको फोटो सिस्टम 1 या PS1, पिगमेंट सिस्टम P700। जैसे हम इसके मेन जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्ट करेगा कोर सेंटर में, रिएक्शन सेंटर में, उसको हम P700 कहेंगे। क्यों P700 कहें? P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट, P700 कहेंगे क्योंकि हम, इसका मतलब होगा कि ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे अपने काम को कर रहा है। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 1 में हमको कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट देखने को मिलेगा? 700 वेवलेंथ ऑफ लाइट हमको देखने को मिलेगा। किसमें? जल्दी से बताइए, फोटो सिस्टम 1 में। और अभी अभी आपने जानकारी प्राप्त की है बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कि फोटो सिस्टम 1 में जो है वो रिएक्शन सेंटर FES रिएक्शन सेंटर होता है। FES रिएक्शन सेंटर होने के साथ साथ वहाँ हमें क्लोरोफिल A भी देखने को मिलता है, कैरोटीनोइड्स भी देखने को मिलते हैं, और फाइलो नहीं, फाइलो ओनली ओ, फाइलोक्विनोन्स भी होते हैं। चलिए एक बार रिवाइज करिए कि फोटो सिस्टम 1 में जो है वो क्या क्या होगा। आयरन सेंटर होगा, क्लोरोफिल A होगा, कैरोटीनोइड्स होंगे और फाइलोक्विनोन्स भी होंगे। फिर से बोलिए, आयरन सेंटर and chlorophyll A and carotenoids and some phyloquinones. So you understand or not? समझ गए आप? बिल्कुल क्लियरली समझ गए? ठीक है, चलिए अब देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी में जो हैं वो हमको 11 प्रोटीन्स, फोटो सिस्टम 1 में हमें 11 प्रोटीन्स देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? देखिए, ये PS से A से लेके BCDEF होगा, GH नहीं होगा, IJKLM। तो ये हमारी फोटो सिस्टम्स की प्रोटीन्स होंगी जो शुरू करेंगी कहाँ से? हमारे पास ABCDEF, GH नहीं होगा लेकिन IJKLM होगा। ये 11 प्रोटीन्स जो हैं हमको फोटो सिस्टम 1 ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी दिखाई देती हैं। क्या ब्लू ग्रीन एल्गी में फोटो सिस्टम 2 होता है? फोटो सिस्टम 2 जो है ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया में फोटो सिस्टम 2 नहीं होता है, इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही होता है। तो चलिए एक बार आंखें बंद करके बताइए कि फोटो सिस्टम 1 जो है वो कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है, कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्व करता है? 700 नैनोमीटर पे एब्जॉर्व करता है। ठीक है, और रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम 1 में क्या है? आयरन। ओके, FES, आयरन सल्फर रिएक्शन सेंटर हमको फोटो सिस्टम 1 में देखने को मिलता है। और कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर रहेगा? प्लास्टोसाइन इनटू फेरोडॉक्सिन, हमको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे फोटो सिस्टम 2 के बारे में। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 2 में होता है फियोफाइटिन क्यूनोन टाइप रिएक्शन सेंटर, जो कि हमें फोटो सिस्टम 1 में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, अब जैसे कि फोटो सिस्टम 1 जो है वो सही तरीके से, बहुत अच्छे से इफेक्टिवली एब्जॉर्व करता है लाइट को 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे, वैसे ही फोटो सिस्टम 2 जो है वो इफेक्टिवली एब्जॉर्व करेगा लाइट को 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे। और इसीलिए क्लोरोफिल A जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर पे क्या कहलाता है? P680। फोटो सिस्टम 1 के केस में क्लोरोफिल A को हम क्या कहेंगे? मेनली P700, P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट। और फोटो सिस्टम 2 में जो रिएक्शन सेंटर होता है इट इज फॉर्म्ड बाय P680 और P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट, जो कि कितनी वेवलेंथ पे एब्जॉर्व करता है लाइट को? 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है। फोटो सिस्टम 2 में ही हमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दिखाई देते हैं, D1, D2, इसके साथ ही इसमें होगा साइटोक्रोम B559, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनोन एंड बहुत सारे कोफैक्टर्स। द थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज D1 एंड D2 प्रोटीन्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं फोटो सिस्टम 2 में। और इन D1 और D2 प्रोटीन्स को फोटो इनहिबिशन से बचाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कैरोटीनोइड्स।
पिछले ही लेक्चर में हमने जाना था कि किस तरह से D1 प्रोटीन को जो है वो हमारा अगर बहुत रिएक्टिव जो सिंगलेट ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करके इसको इनहिबिट कर सकता है, लेकिन सिंगलेट ऑक्सीजन तभी बनता है जब क्लोरोफिल जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है, एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है, हाई इंटेंसिटी लाइट जो है वो प्रेजेंट होगी। अब उससे फोटो इनहिबिशन से बचाया जाएगा, डिसिपेशन के थ्रू जो है डिसिपेशन कर दिया जाएगा ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से जो एक्साइटेड स्टेट है उसको वापस से ग्राउंड स्टेट में लाया जाएगा और फोटो इनहिबिशन से ऑर्गेनेलिस को, सेलुलर कंपोनेंट्स को जो है वो प्रिवेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, साइटोक्रोम B559 भी आप ज़रूर याद रखेंगे, इसका भी आप अच्छे से सिग्निफिकेंस जो है वो ज़रूर पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ कहाँ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो फोटोसिस्टम 1 का होता है वो नॉन एप्रेस्ड मैम्ब्रेन में होता है। थाइलाकोइड की नॉन एप्रेस्ड मैम्ब्रेन में आपको देखने को मिलेगा। अब नॉन एप्रेस्ड मैम्ब्रेन देखिए, क्या ये एप्रेस्ड है? नहीं है। क्या ये वाले मार्जिन एप्रेस्ड है? नहीं है। तो नॉन एप्रेस्ड थाइलाकोइड का जो भी हिस्सा नॉन एप्रेस्ड है वहाँ आपको फोटोसिस्टम 1 देखने को मिलता है। इवन आपको स्ट्रोमल थाइलाकोइड या हम इनको बोलते हैं लामेले, ओके, स्ट्रोमल लामेले, यहाँ पे भी फोटोसिस्टम 1 जो है वो दिखाई देता है। तो जो भी नॉन एप्रेस्ड रीजन है वहाँ फोटोसिस्टम 1 होगा, और फोटोसिस्टम 2 जो है वो ये एप्रेस्ड रीजन जो है, ये जो भी आपको रीजन दिखाई दे रहा है ये क्या है? एप्रेस्ड रीजन है। तो नॉन एप्रेस्ड रीजन में होता है फोटोसिस्टम 1 और एप्रेस्ड रीजन में होता है फोटोसिस्टम 2। क्या इतना आपको पूरा क्लियर हो गया कि कैसे हमें फोटोसिस्टम के बारे में पता चला, फोटोसिस्टम क्या है और क्या रोल रहेगा इनका? ठीक है, तो अगले ही लेक्चर में हम बिल्कुल अपना फॉस्फोराइलेशन जो है कंप्लीट कर देंगे, और उसके साथ ही अगले 2 लेक्चर्स में हम अपना फोटोसिंथेसिस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आप आराम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए। दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू।